नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है, तैयारी बढ़िया चल रही है। ये मैंने अपनी बुकलेट से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को मैं आज पूरी तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री एक बुक है, ये मेरी ही बुक है और इससे मैंने कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। और ये कलेक्शन क्वेश्चंस का कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं। आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत सारे यूज़ किए गए हैं यहाँ पर। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने एक लेवल के कंसीडर किए हैं इसमें। और ये क्वेश्चन पहला क्या है, पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि W1 ग्राम ऑफ द एलिमेंट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन फॉर्मिंग W2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। यानी कि पहले हम केवल इस पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला डिस्कशन कर लेते हैं कि W1 ग्राम ऑफ द एलिमेंट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन फॉर्मिंग W2 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड, द इक्वलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। इसको निकालने का मेथड क्या है, मैं इसको निकालने का मेथड यहाँ डिस्कशन साइड में करूँगा। इसको पहले मैं पेपर को यहाँ पर साइड में लगा लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ हम लोग एग्जैक्ट इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, फार्मूला आपको बता देते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होगा W1/E1 इज इक्वल टू हो जाता है W2 माइनस W1/8। अब इक्वलेंट वेट मतलब ये निकालना है इक्वलेंट वेट, तो इक्वलेंट वेट E1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका W1, और इसे ऊपर ले जाइए, नीचे ले आइए, W2 माइनस W1 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड में आपका ये 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर फिर ये बी होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट का आंसर जो होता है, फर्स्ट का आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि फर्स्ट का आंसर आपका यहाँ पर बी है। तो फर्स्ट का आंसर आपका ये बी हो जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में बढ़िए आगे, ड्यूलॉक्स एंड पेटिट्स लॉ। ड्यूलॉक्स पेटिट्स लॉ जो होता है ये हमेशा मेटल्स में अप्लाई होता है। मेटल्स की जो कैलकुलेशन होती है उसको निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग इस पर टिक करेंगे कि ये मेटल्स, यानी कि दिस लॉ इज वैलिड फॉर द मेटल्स, ये मेटल के वैलिड होता है। तो इसका आंसर फिर हम लोग ए लगा लेते हैं। बाय विक्टर मेयर्स मेथड वन ऑफ द, तो आपको बता देते हैं कि विक्टर मेयर मेथड, देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये मतलब इन पे फिक्स जो फिनोमिना है, जैसे ये वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए ही काम करता है। तो तीसरे का आंसर जो है यहाँ पर वोलेटाइल, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि विक्टर मेयर मेथड केवल वोलेटाइल कंपोनेंट पे ही काम करता है, जबकि ड्यूलॉक्स पेटिट्स मेथड जो होता है वो मेटल्स पे काम करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तब आपका यहाँ पर, यानी कि कुछ जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनको आपको ध्यान रखना पड़ता है। यूनिट ऑफ द मोल फ्रैक्शन, अब आप ये अच्छे से जान रहे होते हैं कि मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर अगर हम देखें तो मोल फ्रैक्शन की कंडीशन क्या चलती है कि Chi1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ऊपर N1/N1 प्लस N2 हो जाता है। तो यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर तो कैंसिल हो जाएगी, यूनिट आएगी ही नहीं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ये यहाँ पर यूनिट नहीं आती, लेकिन नन ऑफ द अबव इसका आंसर हम लगाना पड़ेगा। टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो सॉल्यूशन में होता क्या है कि जैसे ये हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमने एक मेजरिंग फ्लास्क कंसीडर किया, ये हमने मेजरिंग फ्लास्क कंसीडर किया इस तरीके से ये। अब इस मेजरिंग फ्लास्क में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो होता है एक निशान ऐसे करके बना होता है मेजरिंग फ्लास्क में, और इसके अंदर हमने मान लीजिए सॉल्यूशन ये भर दिया है, ये पूरा हमने इसमें सॉल्यूशन इस तरीके से ये भरा हुआ है। तो अब क्या होता है कि अगर हमें सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज नोन एज द, क्या कहलाता है, सॉल्यूशन ऑफ द नोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज द कंसंट्रेशन जिसकी नोन होती है। तो टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ BR यूज, पिपेट भी यूज करते हैं, ब्यूरेट यूज करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं, मेजरिंग फ्लास्क। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि इसको हम लोग यूज करते हैं क्या, यहाँ पर सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग मेजरिंग फ्लास्क का, इसका जो नाम है ये यहाँ पर, इसका हम लोग इसका नाम भी जान लेते हैं। इसका नाम होता है मेजरिंग फ्लास्क, मेजरिंग फ्लास्क। आपने देखा भी होगा कि मेजरिंग फ्लास्क प्रैक्टिकल किए भी होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे इसी का आंसर मेजरिंग फ्लास्क। तो अब करना क्या, द इक्वलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज द वेट विच आइदर कंबाइंस और डिस्प्लेसेस। तो क्या है कि द इक्वलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस इज द वेट विच आइदर कंबाइंस और डिस्प्लेसेस।
तो ये तो 8 ग्राम पार्ट, यानी कि सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि ये 8 ग्राम पार्ट ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, ये 8 ग्राम पार्ट ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये क्लोरीन भी हो सकता है। तो सिंपल सा आंसर है कि इसको हम लोग डी लगाएं, यानी कि इसका आंसर आपका डी हो गया। इससे पहले जो आंसर था ये सी हो गया, ये वाला आंसर आपका डी हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। आगे कहाँ है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन वाटर। हमेशा मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की वाटर में जो होती है वो ऑप्शन के ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोर देन द मोलरिटी। ये तो 100% श्योर है कि मोर ही होगी मोलरिटी से कंसंट्रेशन, क्योंकि इसमें मास कंसीडर होता है मोलरिटी में और मोलरिटी में वॉल्यूम कंसीडर होता है। तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से 7th का जो आंसर है, मोर देन द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इक्वल टू तो बराबर तो नहीं होगा, लेस भी नहीं होगा, तो यानी कि आप यहाँ पर आंसर लगा लीजिएगा कि मोर देन द मोलरिटी, यानी मोलरिटी से ज़्यादा होना चाहिए। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन वाटर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन वाटर, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन स्मॉल m हो जाता है ना। अगर आपने इसको एक यूनिट के कंसिडरेशन किया हुआ है, यूनिट वाइज बोला हुआ है, जैसे 1 मोल डिजॉन 1 लीटर वाली कंडीशन चलाएंगे तो फिर मोर देन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ही आएगा। क्योंकि अगर मोलरिटी में क्या होता है कि 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर में घुला हुआ है 1 मोल। भाई मोलरिटी में हम यहाँ डिस्कशन भी कर लेते हैं, तो मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 1 मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर। 1 लीटर घुला हुआ है 1 मोल 1 लीटर में। और अगर मोलरिटी की बात करें तो 1 मोल घुला होता है 1 केजी में। और अब ये बताइए कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन जो होगा ये सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि लीटर जो होता है वो केजी से हमेशा कम ही आएगा, तो कंसंट्रेशन फिर यहाँ ज़्यादा आ जाएगी, है ना। समझने की पूरी कोशिश करिएगा इसको। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है कि इन अ कंपाउंड AX, इन अ कंपाउंड क्या है, AX दिया है और B आपका दिया है Y, मोल ऑफ A इज इक्वल टू मोल ऑफ B इज इक्वल टू मोल ऑफ, यानी कि इनके बराबर होना चाहिए। तो 8 में आंसर की कंडीशन जो है, देखिए अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात कर लें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ये टोटल इक्विवेलेंट वेट इन दोनों के बराबर रहेगा, मल्टीप्लाई जब इसमें कर देंगे। एक्स बाई मोल ऑफ द A इज इक्वल टू एक्स बाई मोल ऑफ B इज इक्वल टू एक्स एन बाई मोल ऑफ AB ना। तो 8th वाले का जो आंसर है, इक्वलेंट वेट हमेशा रिएक्टेंट के जो होते हैं वो सेम इक्वलेंट प्रोडक्ट में मिलते हैं जाके, तो यहाँ पर लिखवा देते हैं। टर्म आप लिख लीजिए जो आपको काम आएगा, वो टर्म क्या है। पहले इस पेज को थोड़ा साइड में लेना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें लिखा जा सकता है इक्वलेंट, इक्वल इक्वलेंट्स, यानी कि इसमें अगर आप लैंग्वेज देना चाहें तो दे सकते हैं यहाँ पर इक्वल इक्विवेलेंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू गिव सेम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, सेम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब फिर आंसर इसका बी ही आना चाहिए। इस तरीके से बी आंसर इसको लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जो रिएक्शन दे रखी है इसमें इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। किसका इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, H3PO4 का। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि H3PO4 का इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, तो पहले हम आपको फार्मूले से बताएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए फार्मूले से हम आपको बताएंगे तो एकदम क्लियरिटी आपको पता लगेगी नहीं साहब क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ तब बताता हूँ। देखिए इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है, H3PO3 का। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ H3PO3 हो जाएगा। और नीचे आ जाएगा आपका, इसमें अब एसिड है तो इसकी बेसिसिटी निकाली जाएगी। बेसिसिटी। अब ये बताइए ये H3PO4 है, तो H3PO4 का
ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया H3PO4 का, ये H3PO4 का स्ट्रक्चर। तो 3 H पॉजिटिव इसमें रिलीज हो सकते हैं, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो आपकी 3 हो जाती। तो नीचे तो आप 3 रख लीजिए, और इसके ऊपर जो है इसका मोलर मास निकाल लीजिए। H3PO4 का मोलर मास कितना आएगा इस तरीके, 3 हो गया, 31 हो गया और 64 हो गया। 4 1 5 3 8 6 3 9 यानी 98 हो गया। डिवाइड कर दीजिए, 3 बार गया, 3 2 जा 6 यानी 32, ये 98 डिवाइडेड बाई H3PO4 है ना। तो H3PO4 अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बेसिस इसकी 2 हो जाती है, वो 3 हो जाती है अगर H3PO3 होता। लेकिन ना ये एक चीज़ आपको ध्यान लेनी पड़ेगी कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में पूछा है इक्विवेलेंट वेट H3PO4 का, तो इसका मतलब हुआ कि चेंज इन, ये हमें देखना पड़ेगा, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी पड़ेगी। यहाँ पर आ जाएगी 4 दूनी 8 और 8 में से 3 गए, यहाँ पर आपका +5 आ जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो ये आपकी +2 हो गई, ये आपकी -1 हो गई, ये आपकी x हो गई, और 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया यानी कि 6 बचा, 6 में से 1 गया। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हाइड्राइड है ना, -1 है ना ये, तो आपकी हो गई 4 दूनी 8 और 1 9, 9 में से आपका 2 घटा दो, 7 बचा, यानी कि 7 यहाँ पर आई। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रही है। तो इसका मीनिंग हुआ कि डिफरेंस 2 का हुआ। तो हम इसका मतलब यहाँ पर ये बेसिसिटी का फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, यानी कि ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बेसिसिटी है, 2 एक H तो रिप्लेस ही नहीं हुआ, एक H तो ऑलरेडी है इसमें। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड फिर इसे 2 से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर 49 यानी कि 49 आंसर आ जाएगा, और जो 49 इसका ये वाला हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कंसेप्ट लगाइएगा, ये वाला कंसेप्ट इसमें काम नहीं कर पाएगा। इससे तो हालांकि 3 H रिलीज हो रहे हैं, 3 H में यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ HCl कंटेनिंग इतना ग्राम पर ml इज अनदर सॉल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड कंटेनिंग इतना ग्राम पर ml। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि NaCl इज मोर NaCl एसिटिक एसिड, किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो पहला तो काम ये कि दोनों की हम लोग नॉर्मेलिटी निकाल देते हैं। तो दोनों की नॉर्मेलिटी निकालने के लिए पहले इसको हम यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे कि दोनों की नॉर्मेलिटी कैसे निकलती है। ज़रा देखते हैं दोनों की नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या है। दोनों की नॉर्मेलिटी निकालने का इजी मेथड क्या हो सकता है कि वो चीज़ भी हम लोग एक बार देख लेंगे। तो इसको पहले साइड में कर देते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पर। और अब हम लोग जो है इजीली इस पूरी को बहुत ध्यान से समझेंगे पीपीटी पे कि कैसे हम लोग, पहले तो देखो यहाँ मैं लिखता हूँ कि नॉर्मेलिटी किसकी HCl की निकालता हूँ। यहाँ लिखता हूँ नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू हो जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू हो जाएगा 0.03659 इंटू 1000 अपॉन वेट हो गया, अपॉन अब आपका आ गया इसका इक्वलेंट वेट आ गया वही 36.5, क्योंकि ऐसे डिवाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये मल्टीप्लाई हो गई, तो ये हो जाएगा आपका नियरली 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये हो गया आपका 36 हो गया पूरा। ऊपर तो हम 36 लिख लेते हैं और नीचे वो लिख लेते हैं 36.5 है ना, 659 है, तो यानी कि एक 36.59 हुआ। चलिए लगभग वही, यानी कि 1 के पास पास आ जाएगी वैल्यू HCl की। अब हम लोगों को किसका निकालना है, एसिटिक एसिड का निकालना है, तो N एसिटिक एसिड CH3COOH निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वजन कितना दिया है देख लीजिए, यहाँ दिया है 0.04509 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ एसिटिक एसिड में कितने से डिवाइड करेंगे, वेट अपॉन इक्वलेंट वेट, इसका भी इक्वलेंट वेट वही जितना है उस पर एक ही तो एच रिलीज होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 होता है, 60 डिवाइडेड बाई 60 हो गया,
तो अब इसको अब अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 6×7=42 यानी कि 0.751 आ रहा है, लगभग इतना आएगा। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ आई हैं तो वो कैसे आई हैं, वो जो बोथ हैव द एन, बोथ हैव सेम एन, सेम तो एन तो नहीं आया, नन ऑफ द, तो यहाँ पर यानी कि ये NaCl जो है मोर देन आया है, तो इसका मतलब इसका आंसर फिर ए लगाना पड़ेगा क्योंकि HCl में नॉर्मेलिटी ज़्यादा आ रही है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। पहले इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, वो नहीं देंगे, कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एन एलिमेंट ए, मिटा लेते हैं जरा इसे, चलिए, एन एलिमेंट ए, एटॉमिक वेट दोनों को दे रखे हैं, बी का भी एटॉमिक वेट दे दिया हुआ है, कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड बना, द कंपाउंड कंटेन 75% ऑफ ए बाई वेट, द फार्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मान के चलिए बहुत आते हैं, इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ना ध्यान दीजिए तो यूके पीजीटी में देख लीजिए आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम करते क्या है कि सबसे पहले जो है वो ए के बारे में बात कर लेते हैं। ए क्या है, यानी 75 इसका वेट है ना, और 75 का 75 में मतलब 75 कंटेंट 75% ए बाई वेट, तो इसका मतलब ए का जो वेट आया तो हम लिख देते हैं ए एटम ए इज इक्वल टू हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल टू, ये तो आपका 1 आ गया, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब बी की वैल्यू क्या आती, तो बी क्या बचा भाई, अब ये बताइए, एन एलिमेंट ए इतना हो गया, बी एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे ना ये, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लिख देते हैं, एन लिख देते हैं। चलिए, तो ये Na हो गए। अब एन बी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल लेते हैं, तो बी का मतलब हुआ द कंपाउंड कंटेन ए, तो बचा क्या, यानी कि 25 वो है ही बचा बाई 70, 100 अगर परसेंट था तो 100% में 75 तो ए हो गया, तो हमारे पास 25 बचा बी, तो 25/25 ये भी फिर आपका 1 ही आ गया। तो रेशियो ए और बी का कितना आया, रेशियो ए और बी का आया आपका 1:1, तो इसका मतलब हुआ फार्मूला भी क्या आएगा, फिर ए बी फार्मूला आ जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है, 11 का फिर आंसर जो है हम लोग डी लगा लेते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 100 ml ऑफ द PH3 व्हेन डिकम्पोज प्रोड्यूसेस द फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन, द चेंज इन द वॉल्यूम, यानी कि अगर वॉल्यूम में चेंज है तो कितना चेंज होगा। तो इसमें हमने करना क्या कि फॉस्फीन डिकम्पोज हुई किसमें, फॉस्फोरस एसिड में और हाइड्रोजन में, तो यानी कि PH3 को पहले हम तोड़े, तो रिएक्शन पहले PH3 की हम तोड़ने की यहाँ पर लिखते हैं। इसको पहले साफ करें पेज को, उसके बाद लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिंपल सा तरीका आपको बताएं कि क्या हमें करना है वो देखिए। चलिए देखिए ध्यान से, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर पहले एक पेन ले लें, ठीक है। अब PH3 को तोड़ते हैं, यहाँ तोड़ लीजिए PH3 को, PH3, ठीक है ना। अब PH3 को डिकम्पोज करिए, फॉस्फोरस में कर दिया, चलिए फॉस्फोरस बन गया, और क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया। अगर बैलेंस करना है तो 2 यहाँ लगा लीजिए, 2 यहाँ लगा लीजिए और 3 यहाँ लगा लीजिए, बन गया। अब ये बताइए, अगर ये हमारे पास में 100 ml था, अगर हमारे पास में ये 100 ml था तो शुरुआत में ये 0 0 बने होंगे, चलिए ठीक है ना। और क्या कह रहा था, when decompose फॉस्फोरस प्रोड्यूसेस द चेंज इन वॉल्यूम, तो जब बाद में क्या हुआ, ये ख़त्म हो गए, अब तो ये क्या बने, ये पूरे बन गए होंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, ये बताइए। ये 2 था, ये 2 है, तो ये 2 बना और ये 3 बना, और जब ये 100 होगा, जब ये 100 होगा तो ये भी 100 ही बनेगा, और ये कितना बनेगा आपका, बन जाएगा 150। चेक कर लीजिए 150 बनेगा। एक ये 2 से, ये भाई 2 से बन रहा है, 2 से बन रहा है आपका 3, तो 1 से बनेगा 3/2, 100 से बनेगा 3/2 गुणे 100, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 50, 3 50, 3 जा 150, इसीलिए मैंने यहाँ पर 150 लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना आपके। अब क्या करना है कि अब हमने इसको क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, तो वॉल्यूम में चेंज आप बता दीजिए। अब सिंपल है, वॉल्यूम में चेंज भाई शुरू में कितना था, शुरू में इसका वॉल्यूम भाई चेंज ये 100 ml था,
100 ml था तो वॉल्यूम में चेंज कितना आया भाई, 100 ml था 150 माइनस 100 कर दीजिए, यानी कि 50 ml का चेंज इसमें आ जाएगा, यानी कि 12 का जो आंसर आएगा फिर 12 का आंसर फिर ए आ जाना चाहिए। 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन ऑक्साइड ऑफ द सल्फर कंटेन्स 50% ऑफ द सल्फर, व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला। तो सिंपल है कि 50% है तो सिंपल सा मोलिकुलर फार्मूला अगर हम देखें तो 50% का मतलब क्या हो गया कि एन ऑक्साइड ऑफ द सल्फर कंटेन्स 50% सल्फर है, तो एस ले लिया और यहाँ ओ लिया, ये 50% ये है और 50% ये है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका SO2 पहले सबका चेक करते हैं, SO का चेक कर लें, SO में क्या होगा 32 और यहाँ पर 16, तो ये 50% नहीं हुआ, गड़बड़ा गया। SO2 में देखो यहाँ पर ये 32 हो गया, 16 इंटू 2 यानी कि ये 32, तो रेशियो 1:1 का यहीं पे आएगा, यानी कि 50% ये हो जाए 50% ये हो जाए, तो इसका मतलब आंसर फिर जो है SO2 पे लगाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे आ जाइए, व्हेन 100 ग्राम ऑफ द इथाइलिन, एक मिनट आपको बताते हैं क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ये क्वेश्चन आप करिएगा और आप उन साथियों को सभी को बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे जुड़ेंगे तो 100% आपको फ़ायदा होने वाला है। व्हेन 100 ग्राम ऑफ द इथाइलिन पॉलीमराइजेस टू द पॉलीथीन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये दे रखी पॉलीथीन बनेगी, चलिए बनने दीजिए पॉलीथीन को, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीथीन प्रोड्यूस्ड विल बी, पॉलीथीन होगी, द वेट ऑफ द पॉलीथीन प्रोड्यूस्ड विल बी, अगर 100 ग्राम ऑफ द इथाइलिन दिया है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें इथाइलिन का वेट निकालना पड़ेगा, यानी कि मास जो है हमेशा कंजर्व, ये भी आपको ध्यान रखना, मास हमेशा कंजर्व रहता है। तो व्हेन 100 ग्राम द पॉलीमराइजेस टू द पॉलीथीन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन पॉलीथीन प्रोड्यूस्ड विल बी, तो अब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता ही है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of according to law of conservation of energy क्या कहता है कि टोटल जो एनर्जी रिएक्टेंट की है, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हमेशा बराबर रहेगी टोटल एनर्जी ऑफ, टोटल मास की बात करें टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, या टोटल मास हमेशा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर 100 ग्राम हमने लिया हुआ मतलब इथाइलिन लिया हुआ है तो फिर 100 ग्राम ही पॉलीथीन बनेगी, ज़्यादा नहीं बन सकती, मतलब बी आंसर फिर इसका सही हो जाएगा। इसको हम बी पे टिक करते हैं फिर, चलिए ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 15-16, एन आयन इज रिड्यूस्ड टू द एलिमेंट व्हेन इट एब्जॉर्ब्स इतना इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ द आयन, यानी कि 15वां क्वेश्चन कर रहा है कि ये बताइए कि इक्विवेलेंट ऑफ आयन कितना होता है, तो यह तो आपको पता ही होना चाहिए इक्विवेलेंट ऑफ आयन कितना होगा, 6 × 10⁻20 है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या होती है, 6 × 10⁻23 इज इक्वल टू हो जाता है 1 इक्विवेलेंट के बराबर हो जाता है, 1 इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो अब हम इसको निकालेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यानी कि यहाँ पर 20 आया हुआ है, तो 20 और 3 डिजिट का अंतर फिर यहीं पे आएगा, तो नंबर ऑफ द इक्विवेलेंट, तो 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो गया 6 × 10⁻23 है ना। तो सम द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द आयन, अच्छा उल्टा लिखना पड़ेगा, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको उल्टा ही लिखता हूँ। 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो गया 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो गया, नहीं फिर वही बात, चलिए 6 × 10⁻23 इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट, तो 1 इज इक्वल टू 1/6 × 10⁻23 हो जाएगा, और पूछा कितने में है, 6 × 10⁻20 में पूछा है, तो बन जाएगा आपका 6 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी 10⁻³ हुआ, यानी कि सिंपल सा 0.001 हो जाता है, तो आंसर फिर इसका ये बी लगा लीजिए, सी लगा लीजिएगा, तो इसका आंसर आपका सी हो गया, इसका आंसर आपका बी हो गया। और अगर देखें तो
इसका आंसर जो है आपका बी हो गया, इसका आंसर आपका बी हो गया, इस तरीके से इसका आंसर बी हुआ। इसके बाद जो है इसका आंसर आपका सी हो गया, इसका आंसर ए हो गया, ए इसका आंसर हो गया, डी इसका आंसर हो गया, है ना। इस तरीके से आप आंसर तो लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है 16, द मोलैलिटी ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब यहाँ पर मोलैलिटी और मोलैरिटी, मोलैरिटी इन दोनों पे फ़र्क चलेगा। द मोलैलिटी ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो यानी कि NaCl की मोलैरिटी दे रखी है, अब इसे हमें मोलैलिटी में कन्वर्ट कर देना है। तो इस क्वेश्चन पे आपको फोकस करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगा के आप चलिएगा। इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा कि कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। तो पहले हम पेज को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से ये यहाँ पर जगह बनाएंगे, और अब हम लोग चलेंगे इसकी क्वेश्चन का हल ढूंढने, यानी पूरी तरीके से क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मोलैलिटी का फार्मूला पता होना चाहिए कि मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl के नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, और नीचे लगा देंगे हम लोग मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, और अगर केजी में तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं। अब वेट जो है इसका है द मोलैलिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, तो अब 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो 1 मोलर का मतलब हो गया कि भाई अगर आपने इसका वेट लिया है सॉल्यूशन का, यानी कि वेट ऑफ, हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो यहाँ लिख देते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो यानी सॉल्यूशन में से वेट ऑफ सॉल्यूट घटा दीजिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ NaCl घटाइए। तो अब सिंपल सा क्या कह सकते हैं हम लोग, वेट है कितना 1 मोलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, ठीक है, तो यानी कि 1.0585 है ना, ये हो गया, माइनस वेट कितना NaCl का होता है 58.5 होता है, इसको घटा दीजिए। जब आप इसे घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये आ गई आपकी 58.5, इसमें से घटाना, यानी कि अच्छा ये वेट, अच्छा 1000 से, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ ये एक, मतलब किसमें पर ml में है, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 1.0 सॉरी क्या करना है इसको 1.0585, ये ml में है ना, ये बात ध्यान रखनी, ये ml में है, इसे यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 1000 माइनस 58.5। अब ये 1000 का मतलब 1058.5 माइनस 58.5 हो जाएगा, तो इसे घटा दीजिए, 1000 आपका बच जाए। जब ये 1000 बचा हुआ है तो इसका मतलब 1 किलोग्राम बच गया, सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि 1 kg इसमें बच गया। तो अब आपका आंसर द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इसका मतलब आंसर जो है 16 का, तो फिर ये आ जाना चाहिए ये वाला द मोलैलिटी, तो 1 मोलर सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि 1 kg में ही 1 मोल घोला होना चाहिए, 1 kg में वही मोलैलिटी कहलाएगी, तो फिर आंसर फिर इसका 1 आ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने पूरे 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए कि ये 15 क्वेश्चन किस तरीके से मैंने आपको पूरी पैटर्न पे, पूरे प्रोसेस मेथड पे इस बुक के सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं। इनके रिमेनिंग क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो फिर मेरे चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, और आपको ज़रूर इसकी अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन बाकी हैं, और ये क्वेश्चन कितने हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे मैंने कलेक्शन किया, लेकिन ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको तभी मिल पाएंगे जब आप इस मेरे चैनल को रसायन पाठशाला को ज्वाइन कर लेंगे, और रसायन पाठशाला में ज्वाइन करने के बाद इसका जो भी तरीका है, जो भी पैटर्न है, उसको आप फॉलो करेंगे तो आप 100%, यानी कि कहने का मीनिंग है पूरी PDF, पूरी फाइल्स आप चलेंगे रसायन पाठशाला का। अगर जो 9473
9473702711 इस नंबर पर टेलीग्राम रसायन पाठशाला बना हुआ है, इस पर जाइएगा, अपने आप को ज्वाइन करवा लीजिएगा। और जैसे ही आप अपने आप को ज्वाइन कराएंगे तो आपको फुल PDF क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स और रेगुलेशन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किस तरीके से आपको पढ़ाना चाहते हैं इस पूरी वीडियो से आपको पता लग जाएगा। यानी क्वेश्चंस पहले क्या करना है, पहले मैं आपको पूरा लेक्चर दूंगा, उस लेक्चर के बाद मैं उस पर कुछ कंसेप्ट दूंगा, और कंसेप्ट के बाद उसके कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्लस असर्शन रीजन और मैच द कॉलम, इस कैटेगरी के सभी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको इस पूरी वीडियोस में। तो इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्त तक पहुंचा दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं चैनल पर, और पढ़ने की पूरी तैयारी के जज्बे के साथ लगे रहिए। आपका PGT एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ये हमारा आपसे वादा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।